जी हाँ, साइबर ठगों ने बदला तरीका और हर बुधवार को हम साइबर क्राइम ज़रा संभल कर हमारी एक खास पेशकश, खास सेगमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके पैसों को निवेश करने की बात है, आपके पैसे आपको कमा कर दे उसकी स्ट्रैटेजीज और रणनीति की बात है, दूसरी ओर आपके पैसों के ख्याल रखने की बात है, जिसके लिए मेरे ख्याल से समय काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि अलग अलग तरह के स्कैम्स और ऑनलाइन, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ को लेकर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि अपने आप को थोड़ा सा सतर्क रख लिया जाए। आपके लिए कानून भी है जो आपको सुरक्षा तो देता है, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि वो पर्याप्त भी नहीं है। शिकायतें करने के लिए आपके पास पोर्टल्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, टोल फ्री नंबर्स भी आपको मौजूद हैं, लेकिन कुछ शिकायतों का निवारण हो जाता है और कई सारी रह जाती हैं। इसीलिए भी रह जाती हैं क्योंकि जब तक हम देखते हैं कि इन साइबर ठगों तक पुलिस पहुंचे, वो कहीं और निकल चुके होते हैं और कोई नई तरीके से लोगों को जो है झांसा देकर उनके पैसे लूट चुके होते हैं। तो आज भी नया तरीका है। अब की बार अगर आपके पास अपना फास्टैग है तो उसमें आपको सावधान रहना है, और अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जो कि अधिकतर लोग करते हैं, वहाँ भी आपको सावधान रहना है व्हाट्सएप के इस्तेमाल पे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आइए जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। गौतम एस मेंगले साहब हैं, एवीपी हैं साइबर एफआरए के। आपका स्वागत है। और गौतम, हर हफ्ते हम ये सेगमेंट करते हैं और हर हफ्ते हमारे पास एक नया तरीके का स्कैम होता है, और आज हम फास्टैग्स की बात कर रहे हैं, आज हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एआई से जुड़े स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं या हमारा ऑनलाइन बिहेवियर है, वो सबको ट्रैक किया जा रहा है और उसके बदौलत जो है विक्टिम को चूज़ किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है। अब की बार वो तरीका है फास्टैग के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं फास्टैग से शुरू करना चाहती हूँ। अब ये फास्टैग से जुड़ा साइबर क्राइम नया क्या है? जी, शुक्रिया कविता जी। सबसे पहले तो मैं एक छोटा-सा क्लैरिफ़िकेशन ये कर दूँ कि तरीका बहुत ज़्यादा नया नहीं है। फ़ास्टैग को लेकर या फ़ास्टैग का बहाना इस्तेमाल करके लोगों को ठगना या उनके पैसे चुराना या उनके फ़ोन को या उनके डिवाइस को हैक करना, इसको लेकर एडवाइज़रीज़ जारी हुई थी 1 साल पहले। कई मेजर बैंक्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे 2024 से लेकर ये एडवाइज़री जारी हुई है कि अगर आप फ़ास्टैग यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी केवाईसी को अपडेट करना है या आपके डिटेल्स अपडेट करने हैं या आपके लिए कुछ नई स्कीम्स है, इस तरह का झांसा देकर आपके साथ में ठगी हो सकती है। अब बदला ये है कि जब 1 साल पहले जहाँ लिंक्स भेजा भेजा करते थे आपको या आपको ओटीपी शेयर करने में आपको कन्विंस करते थे, अभी आपको क्यूआर कोड भेजा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि इसको स्कैन कर लीजिए और आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी या आपके फ़ोन में नया ऐप इंस्टॉल हो जाएगा वगैरह। पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें। क्यूआर कोड स्कैन करने से क्या होता है इसे समझने के लिए हमें क्यूआर कोड बेसिकली क्या होता है ये समझना पड़ेगा, राइट? क्यूआर कोड हम ले आए थे फॉर द ईज ऑफ डूइंग थिंग्स, कि ताकि जहां हमें लिंक पे क्लिक करके फॉर्म्स भरने हैं या कुछ बहुत टाइम कंज्यूमिंग करना है, उसके बदले आप ये कोड स्कैन कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाए। आपको मेरे बैंक डिटेल्स या यूपीआई एड्रेस एंटर करके मुझे पे नहीं करना है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे पे करना है, राइट? ये उसका बेसिक, उसका फंडामेंटल। किसी ने ये नहीं सोचा कि जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी काम आसान करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसी का इस्तेमाल किसी गलत वजह के लिए भी हो सकता है या ठगी के लिए या कोई गुनाह करने के लिए हो सकता है। तो धीरे-धीरे हम ये देखने लग गए कि लोग आपसे कहते थे कि मैं आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप स्कैन कर लीजिए और आपको पैसे आ जाएँगे। लेकिन उसको प्री लोड करके, उसमें अमाउंट को प्री एंटर करके वो क्यूआर कोड भेजकर आपके अकाउंट से डेबिट किया जा रहा है। उसके बाद, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को छुपे तरीके से फैलाने का इस्तेमाल भी क्यूआर कोड के ज़रिए किया गया। अमेरिका में एक केस है जहाँ पर स्टार ट्रेक की एक पुरानी वीडियो कैसेट में एक सीन के अंदर एक क्यूआर कोड छुपाया गया। उसे स्कैन करके लोग क्रिप्टो करेंसी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 2 साल पहले। अभी तरीका ये है कि आपसे ये क्यूआर कोड स्कैन करवा के बस आपके डिवाइस को हैक करने का एक झांसा है कि आपका फास्टैग केवाईसी अपडेट करें। गौतम, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं, जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, मुझे लगा आप मेरी आवाज़ नहीं।
प्लीज प्लीज। हाँ, नहीं मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो क्लियरली यहाँ पर एक बार फिर से बात क्यूआर कोड पर आ जाती है और आपके सिस्टम को हैक करने को लेकर आ जाती है। बहुत सारे ऐसे हैक सेफ डिवाइसेज़ हैं, क्या उनसे इस तरह की स्कैमिंग से बचा जा सकता है या आपको लगता है कि ये उन सब के परे है? हैक हैक सेफ डिवाइसेस या कोई एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जब तक उसको यूज करने वाला सतर्क नहीं रहता, तब तक इन सब की इफेक्टिवनेस जो है वो हमेशा क्वेश्चनेबल ही रहेगी। बहुत पहले 1970s के आसपास जब अमेरिका में सबसे पहला ऑनलाइन फ्रॉड जब सामने आया था, जब एक बैंक में काम करने वाले बंदे ने बैंक सिस्टम को मैनिपुलेट करके पैसे चुराए थे, उसने जेल से निकल के एक किताब लिखी और उस किताब में लिखा था कि आप कोई भी सिस्टम बना लीजिए, उसको ओवरकम करने का, उसे मैनिपुलेट करने का एक तरीका कोई ना कोई ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर हो यही रहा है कि यहाँ पे बात आपके फोन की सिक्योरिटी की नहीं, बात है आप खुद कितने अवेयर हैं। इसे हम सोशल इंजीनियरिंग, इसे साइबर क्राइम का बैकबोन माना जाता है। बहुत सारे साइबर क्राइम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक साइबर क्राइम सोशल इंजीनियरिंग पर खड़ा होता है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जो उस वक्त सोसाइटी में, समाज में जो ट्रेंडिंग है या पॉपुलर है, जो चलन में है, उसका इस्तेमाल करके अपने साइबर क्राइम का इंजीनियरिंग करना, एक कस्टमाइजेशन करना, उसे उस तरह से उस साँचे में ढालना। यहाँ पर एक सीधा फायदा ये उठाया जा रहा है कि हम सब एज ए सोसाइटी ये समझ बैठे हैं कि क्यूआर कोड बहुत सेफ है। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना बाकी तरीकों से ज्यादा सेफ है। इसलिए अब हमें कोई क्यूआर कोड आता है और भेजने वाले ने अपने डिस्प्ले इमेज में अगर एनएचएआई की लोगो लगा रखी है और डिस्प्ले नेम में अगर बस एक एनएचएआई करके लिख रखा है, तो हम बिना वेरीफाई किए स्कैन कर देते हैं। तो इस अवेयरनेस से बड़ा कोई टूल, कोई एंटीवायरस मेरे ख्याल से नहीं है। इनफैक्ट एंटीवायरस और बाकी सारे टूल्स और हमारी अवेयरनेस सब कुछ मिलके ही हमारी साइबर सिक्योरिटी तय करते हैं। ओके, चलिए अब मेरे ख्याल से दूसरा हमें व्हाट्सएप स्कैम की ओर भी बढ़ना है, जो कि व्हाट्सएप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड है। नई तरीके की व्हाट्सएप ठगी है। बैंक अकाउंट में समस्या बताई जाएगी या लालच देकर आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया जाएगा, स्क्रीन शेयर करने को कहा जाएगा और जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करेंगे, हैकर्स को आपकी तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी और आप हैक हो जाएंगे और आपकी बैंकिंग डिटेल्स उनके पास पहुँच जाएंगी। अब ये भी नया नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरह की मिररिंग हैक्स बहुत बार हो चुके हैं, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आजकल लोग नॉर्मल कॉल से ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल्स ही करते हैं, तो इसका इस तरीके के स्कैम्स की तादाद शायद बहुत ज़्यादा हो और वो तेज़ी से बढ़े भी। फिर भी बहुत सारे बैंक जो हैं अपने रजिस्टर्ड नंबर वेबसाइट्स पर डालते हैं और आई डाउट गौतम कोई भी बैंक व्हाट्सएप कॉल आपको करेगा या कोई भी बैंक का रेप जो है आपको व्हाट्सएप कॉल करेगा। वो आपको नॉर्मल कॉल ही करेंगे। व्हाट्सएप पर भले ही अलर्ट्स के लिए आपको मैसेजेस आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, बट वो बैंक की तरफ से आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से सतर्क हो जाए तो क्या बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कविता जी, हमारी अवेयरनेस में हम काफी बार हम उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि अवेयरनेस बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग का बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि आपको एक कॉल आता है कि आपका वही केवाईसी अपडेट करना है या अकाउंट बंद हो जाएगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिटेल्स आपने अपडेट नहीं किए हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपको वो डिटेल्स अपडेट करने के बहाने से वो आपको वीडियो कॉल पे आने पर कन्विंस करता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही आपका होना चाहिए, सबसे बड़ा अलार्म आपके दिमाग में यही बजना चाहिए कि कोई भी बैंक का एम्प्लॉय मुझे वीडियो कॉल पे आने के लिए क्यों कह रहा है, और वो भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल, राइट। उसके बाद वो अगर कहता है कि आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए, ये और एक हमारे मन में सवाल तुरंत पैदा होना चाहिए कि मेरी स्क्रीन देखकर आप क्या करेंगे। आपको चाहिए मेरी डिटेल्स, आपको मेरा नाम जानना है, मेरा एड्रेस जानना है, एट द मोस्ट मेरी बैंकिंग को लेकर कुछ ऐसी डिटेल्स जो रिवील करने में हर्ज नहीं है, वो जाननी होंगी। पर मेरी स्क्रीन देखकर आप क्या करेंगे? स्क्रीन शेयर करने के बाद आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ लॉगिन कीजिए, आप यूपीआई लॉगिन कीजिए, आप ये ओटीपी एंटर कीजिए। अब मुझे याद है 3 साल पहले एक बैंकिंग के काम के लिए मैं अपने पर्सनल बैंकर से फोन पे था और उसने मुझे कहा कि आपको ओटीपी आ जाएगा, और मैंने कहा कि मैं ओटीपी शेयर नहीं कर सकता। उसने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, आप कॉल कट कर लीजिए, आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल में एक लिंक आ जाएगी, आप ये स्टेप वहां पे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे मालूम पड़ जाएगा और मैं आपको कॉल कर लूँ। द पॉइंट इज दैट उस लिंक को भी मैंने 3 बार वेरीफाई किया, बट द पॉइंट इज दैट अगर कोई जेन्युइन बैंकर है या बैंक एम्प्लॉय है, तो वो आपके इस कहने पर ऐतराज नहीं करेगा कि मैं ओटीपी शेयर नहीं करूँ या मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँ।
तो बस ये याद रखना कि हम किसके साथ क्या शेयर कर सकते हैं और क्या शेयर करने से इनकार कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक बार आपने स्क्रीन शेयर कर दी तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कभी कभी कि उस एक स्क्रीन पे क्या क्या मौजूद है, हमारे कौन से एप्स हैं, किस तरह के एप्स हमारे फोन में है, यहाँ से हम किस प्रोफेशन में है, हमारा प्रोफाइल क्या है, इस बात का अंदाजा लगाया जाता है। हमारा प्रोफाइलिंग हो सकता है, हमारे पास कितने बैंक के नेट बैंकिंग अकाउंट्स है, इससे ये लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास कितने अकाउंट्स है, यानी इस वक्त कितने पैसे हो सकते हैं, इसकी बैंकिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो हम अपनी पर्सनल जानकारी को इतना लाइटली नहीं ले सकते, और इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये इससे एक बहुत बड़ी सीख हम मान सकते चलिए, अब ये फ्रॉड्स की हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है, जहाँ पर आप जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं कि आप विक्टिम बन चुके हैं, आपको तुरंत कॉल करके रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को आपको कैसे और कब इन्फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज एक गोल्डन आवर का पीरियड होता है, जहाँ पर अगर आप सही टाइम पर रिपोर्ट कर दें तो मेरे ख्याल से आपके जो पैसे हैं वो बच सकते हैं। हालांकि ये कितना होता होगा प्रैक्टिकली, गौतम, मैं नहीं जानती। लोगों की पहला कदम लोगों का यही होता है, आफ्टर रियलाइजिंग कि उनके साथ स्कैम हो गया है, वो पहले अपने बैंकिंग ऐप पर जाते हैं और सब ट्रांजैक्शंस रोकते हैं, बैंक को कॉल करके सब चीज़ें जो हैं एक रेड अलर्ट जारी कर देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्या वाकई में आपके पैसे जो हैं वो निकल जाने से रुक जाते हैं, एज इन बैंक क्या तुरंत वहाँ पर आपको बचाने की कोशिश करते हैं, या कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ बैंक बोलता है कि नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डील विद। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई की तरफ से भी यहाँ पर हिदायत दे दी गई है कि बिल्कुल आपको कंज्यूमर और ग्राहक की हित के लिए ही काम करना है और उनकी सेंसिटिविटी समझनी है, स्पेशली जो स्कैम हो चुके होते हैं, जब आपको उस तरह की क्राइसिस कॉल्स आती हैं। सो हाउ डू यू इंश्योर कि आपके बैंकिंग को लेकर स्टेप्स जो हैं, या कम से कम बैंक के पास शिकायत दर्ज करने को लेकर स्टेप्स जो हैं वो टाइम पर हो? क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर? कविता जी, मैं तकरीबन 16 साल से मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, साइबर क्राइम ज्वाइन करने से। और इसमें से 10 साल मैंने साइबर क्राइम के बारे में लिखने में गुजारे हैं, और काफी सारे विक्टिम्स ने मुझे तब भी अप्रोच किया था, अभी भी अप्रोच करते हैं। साइबर फ्रॉड के हमारे काम के जरिए हम काफी सारे बैंकिंग फ्रॉड्स देखते हैं, और मैं ये बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल अगर फ्रॉड आपके हाथ में होती है, कोई भी घटना जहाँ पर आपके पैसे गए हैं और जहाँ पर इंटरनेट का दुरुपयोग हुआ है, जहाँ पर उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, तुरंत या तो 1930 पे फोन कीजिए, या फिर www.cybercrime.gov.in यहाँ पे जाकर के एक ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। आप बैंक को भी बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप बाकी सबको बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के सिस्टम में आपकी कंप्लेंट एंटर होते ही ये मैकेनिज्म जो है, ये जो प्रोसेस है, वो अपने आप शुरू हो जाती है कि दोनों बैंक, आपका बैंक जहां से पैसे गए हैं और स्कैमर का बैंक भी जहां पे पैसे रिसीव हुए हैं, उन दोनों बैंक्स को ऑफिशियली एक कम्युनिकेशन जाता है कि एक साइबर क्राइम कंप्लेंट हमारे पास आई है, अब ये ट्रांजैक्शन डिस्प्यूटेड है, आप इसे फ्रीज कर दीजिए। उसका फायदा ये होता है कि आपको तुरंत वो वापस मिले ना मिले, लेकिन वहां से स्कैमर उस पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकता या उसे कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकता। और उसके बाद राइटिंग में दोनों बैंक्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि इस वक्त इस तरह की हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने वेरीफाई किया है, ये क्राइम हुआ है, तफ्तीश हमारी जारी है, पर तब तक आप प्लीज ये ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दीजिए। ट्रांजैक्शन रिवर्स होते हुए मैंने देखे हैं, बल्कि एफआईआर पूरी तरह दर्ज होने से पहले भी रिवर्स होते हुए मैंने देखे हैं। हर साल इस सिस्टम के थ्रू हमारी पुलिस तकरीबन 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास पैसे रिकवर कर रही है, और ये मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ। इसलिए बैंक को इन्फॉर्म कब करें, या पहले हम देखें कि जिस नंबर से फोन आया था वो एक्टिव है या नहीं, ट्रू कॉलर में क्या बता रहा है, ये सारी तहकीकात हमें नहीं करनी। हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हमारी कंप्लेंट सिस्टम में एंटर हो जाए, ताकि ये सारी प्रोसेस है, जिसको भी इन्फॉर्म करना है पुलिस करेगी, जहां भी लेटर्स भेजने हैं पुलिस भेज देगी, ये सिस्टम शुरू हो जाए कम से कम। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। गौतम, हम बहुत सारे पहलू पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरा समय फिलहाल इस चर्चा में यही समाप्त हुआ। आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मुझे शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
ऑलराइट, सो यहाँ पर इस सेगमेंट के साथ आज के शो को भी समाप्त करते हैं, लेकिन आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी है अपने फाइनेंशियल लेन देन के साथ। और जी हाँ, किसी भी चीज़ का आपको भरोसा नहीं करना है, भले ही कोई व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगे या कोई भी QR कोड आप स्कैन कर रहे हो। बहुत बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी और सतर्कता यहाँ पर अपनानी चाहिए, बरतनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दें मुझे, नमस्कार।